नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मतदान के दिन की घोषणा होते ही चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। दावेदारों ने अपने समीकरणों पर मंथन शुरू करते हुए अपने अपने राजनीतिक आकाओं के यहां हाजिरी भी बढ़ा दी है। वहीं कई बड़े दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ऐसे में पार्टी में किसे टिकट मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है और वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। यही जानने के लिए हमारी टीम आदमपुर विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन लिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि आदमपुर विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आदमपुर विधानसभा के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया और इस चुनाव में जीत का दावा किया। बीजेपी भी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन इस चुनाव में उसकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही। उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से गदगद है, लेकिन अब समय कम बचा है, इसलिए पार्टी को उम्मीदवारों को जल्द फैसला लेना होगा। कांग्रेस कमेटी के पास टिकट की चाह रखने वाले नेताओं को आवेदनों की भरमार है। ये कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और अच्छे संकेत भी। लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अंत में फैसला तो जनता को ही करना है कि वो किसे चुनकर विधानसभा पहुंचाती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम 10-11 अगस्त को आदमपुर विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। आदमपुर में बीजेपी से मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई हैं, लेकिन क्या इस बार बीजेपी ये सीट बचा पाएगी या कोई और दल अपना कब्जा करेगा? यही सब जानने के लिए टोटल टीवी की टीम आदमपुर के 20 से ज्यादा इलाकों में पहुंची, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दल अब तैयारियों में जुट गए हैं। अब कहीं ना कहीं कौन सा दावेदार जिताऊ होगा, टिका होगा, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। आदमपुर विधानसभा क्या कहती है, अब महेश आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आदमपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है? कुलदीप बिश्नोई बड़े दावेदार के रूप में वहां पर हमेशा से रहे हैं। चौधरी भजन लाल का गढ़ माना जाता है उसे। सियासी समीकरण इस बार आदमपुर में क्या है? देखिए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि देश भर में ये एकमात्र ऐसी सीट है जो एक ही परिवार के पास है और पिछले 56 साल से इसी परिवार के सदस्य ही यहां से जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचते रहे हैं। 9 बार स्वर्गीय चौधरी भजन लाल विधायक रहे हैं, 9 बार। अपने आप में एक बहुत बड़ा ये इतिहास है। इसके अलावा जिक्र करें तो इस सीट पर उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी भी एक बार जीतकर विधानसभा तक पहुंची है। इसके बाद उनकी पुत्रवधू यानी रेणुका बिश्नोई भी इस सीट पर जीत हासिल कर पाने में कामयाब हुई। 4 बार बेटे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक रहे। इसके बाद तीसरी पीढ़ी यानी पोता स्वर्गीय चौधरी भजन लाल का पोता कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई बाई इलेक्शन के बाद अब वहां से विधायक है। पिछले 56 सालों से ये सीट एक ही परिवार के सदस्यों के पास है। पहले दादा के पास थी, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी के पास, उसके बाद उनकी पुत्रवधू के पास, कुल 4 बार कुलदीप बिश्नोई के पास और अब तीसरी पीढ़ी के पास ये सीट है। तो यही वजह है कि इस
आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को गढ़ कहा जाता है। और खास बात यह भी कि यहाँ निर्णायक जो सबसे बड़ी वोट बैंक है वो जाट वोटर्स का है। जाट वोटर्स, सबसे पहले कुल वोट्स का मैं जिक्र कर लेता हूं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,78,024 वोटर्स की संख्या। इसके अलावा सबसे बड़ी जो संख्या है वो जाट वोटर्स की है, 55,940। सबसे पहले वर्गीकरण में यहां पर बता देता हूं, जनरल वोटर्स की संख्या 1,05,921। एससी वोटर्स, अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 35,002। और बैकवर्ड क्लास के वोटर्स की संख्या का मैं जिक्र करूं तो 37,101 वोटर्स हैं। सबसे बड़ी वोटर की जो संख्या है वो जाट वोटर्स की है, 55,940। इसके बाद दूसरे पायदान पर आते हैं 29,498 वोटर्स बिश्नोई वोटर्स हैं। इसके बाद पंजाबी वोटर्स की संख्या आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में महज 6,377। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 5,128 और बनिया वोटर्स की संख्या 5,861। यानी निर्णायक अगर हैं तो जाट वोटर्स हैं। और उसके बाद बिश्नोई वोटर्स जिनकी संख्या 29,498। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ा जो वर्ग है वो सम्मानित चमार जाति के वोटर्स का है। यहाँ पर चमार जाति के सम्मानित चमार जाति के वोटर्स की संख्या 18,022 है। इसके बाद धानक समाज के लोगों की संख्या 7,001 और वाल्मीकि समाज महज 3,994। बीसी वोटर्स के वर्गीकरण को समझने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो कुम्हार वोटर्स का है, जो कि 7,498 68। और इसके अलावा सैनी वोटर्स की संख्या का जिक्र किया जाए तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सैनी वोटर्स हैं जिनकी कुल संख्या 2,706 यहां पर दर्ज की जाती है। तो कह सकते हैं कि निर्णायक अगर कोई है तो जाट वोटर्स और उसके बाद बिश्नोई वोटर्स। लेकिन एक ही परिवार, बिश्नोई परिवार, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार पिछले 56 सालों से इसी सीट पर काबिज है और ये गढ़ अभी भी अभेद दुर्ग बना हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके साथ ही एक खास फैक्टर भी सीट को लेकर था। यहां पर कुलदीप बिश्नोई का परिवार ही हिसार लोकसभा लड़ता रहा था, चाहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की बात की जाए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए। लेकिन इस बार बाहरी उम्मीदवार को यहां पर टिकट दे दी गई थी, रणजीत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसके बाद जो बिश्नोई वोटर्स हैं या जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के समर्थक हैं इस विधानसभा क्षेत्र में वो कोई चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से यहां कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला को निराशा हाथ लगी। बिश्नोई बहुल जो इलाके थे वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, जिसकी वजह से यहां बिश्नोई समर्थक निराशा की हालत में थे और बीजेपी को हार का सामना इस विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ा। देवेंद्र, सियासी बिसात आदमपुर की क्या कुछ कहती है? वीरेंद्र जी से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि सियासी समीकरण तब से लेकर अब तक, जब तक हमने देखा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को छोड़ा और गठबंधन में भी चुनाव को जीता और उसके बाद कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब आदमपुर की सियासत अगर सभी पार्टियों के लिहाज से देखी जाए तो क्या कहती है? देखिए सौरभ, आदमपुर का मतलब हिसार जो जिला है हरियाणा के 22 जिलों में, उसकी एक अलग पहचान है। जैसे रोहतक है, सियासी तौर पर बहुत, मैं ये कहता हूं कि समझदारी दिखाता है हिसार, और हिसार एक तरह से सियासी गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी रहा है। उसमें आदमपुर आता है। आदमपुर का नाम चौधरी भजनलाल परिवार से ही जुड़ता है। जैसे बता रहे थे कि ये सीट हमेशा से चौधरी भजनलाल, उनकी पत्नी जसमा देवी, फिर कुलदीप बिश्नोई रहे, अब उनके बेटे हैं, और कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल की विरासत को संभाले हुए हैं वो आजकल बीजेपी में है। ऐसी स्थिति में जब विधानसभा के चुनाव हैं तो मेरे को लगता है बीजेपी को शानदार जीत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि इस विधानसभा की बैकग्राउंड को देखें और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी में हैं, उन पर यह दबाव भी रहेगा कि बीजेपी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे, जैसे हमेशा इस परिवार ने दी है। बाकी जहां तक की बात है, मैं समझता हूं बाकी जो दल हैं, चाहे चूंकि बीजेपी में है अब ये आदमपुर, कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी भी उम्मीद करेगी कि ये बिश्नोई परिवार, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई बेहतर करके दिखाएं, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होगा कि बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ेगा ये परिवार। तो जो बाकी कांग्रेस की बात है, मेरे को लगता है कांग्रेस भी आदमपुर में कमजोर नहीं है। बदलाव की भी बात रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है। फिर बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई या बिश्नोई परिवार को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, वहां के लोगों की ये नाराजगी भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं बीजेपी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही होगी आदमपुर सीट से, लेकिन आदमपुर के लोगों का
रुख क्या है अभी थोड़ी देर सर्वे में सामने आएगा कि बीजेपी कितनी मजबूत है, कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल का परिवार अब अपनी कितनी जड़ें गहरी उसकी है या कमजोर हुई है, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। वीरेंद्र जी, आदमपुर की सियासत और सियासी समीकरण, सियासी सुरमाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है, महेश ने भी बताया, देवेंद्र ने बताया कि कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार की धाक यहां पर रही है, लेकिन इस बार का सियासी समीकरण चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद क्या कुछ परिवर्तित नजर आएगा, किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए, आदमपुर चौधरी भजनलाल का गढ़ है, कुलदीप बिश्नोई का नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रोफेसर गणोशीलाल 2000 में चुनाव लड़े थे और वो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे थे, तो उन्होंने मुकाबला किया था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जमानत जब्त होती रही है। 2019 के अंदर जो है बबीता फोगाट जो थी, तब वो चुनाव लड़ना था, दूसरे नंबर पर रही थी। और इसके बाद जो है अब 2022 में पहली बार जो है भव्य बिश्नोई के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं रही, दूसरे दलों ने भी प्रयास किया, लेकिन भजनलाल जी के परिवार का ही वर्चस्व रहा। तो अब वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी नाराजगी है। कारण है कि उसके अलग अलग कारण है कि 2 लोकसभा चुनाव के अंदर, एक में जब भव्य बिश्नोई खुद लोकसभा चुनाव लड़ा था तो तब वहां पे आदमपुर से हार गया था, और अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव के दौरान है वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो है जयप्रकाश है आदमपुर से, वो जीते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये भजनलाल का तो गढ़ था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का गढ़ नहीं है। बिल्कुल। ओपिनियन पोल पर भी टोटल टीवी की एक नजर डालेंगे कि आखिर अभी का ओपिनियन पोल क्या कुछ कहता है। भव्य बिश्नोई सबसे ज्यादा लोगों की पसंद, पब्लिक की पसंद बनकर आ रहे हैं, 74.32%। मुनीश इलाहाबादी 4.05% के साथ तीसरे नंबर पर है, और पवन खारिया 9.46% दूसरे नंबर पर। और बीजेपी के साथ अगर ओवरऑल लोगों की बात की जाए तो 12.17% लोग हैं। यानी कि अभी भव्य बिश्नोई जिस तरीके से दबदबा रहा है कुलदीप बिश्नोई और बिश्नोई परिवार का, तो भव्य बिश्नोई कहीं ना कहीं बड़े दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। भव्य बिश्नोई के सियासी सफर पर रिपोर्ट के जरिए एक नजर। भव्य बिश्नोई पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पोते हैं। वो आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी सांसद रहे हैं। भव्य की मां रेणुका बिश्नोई भी आदमपुर और हांसी सीट से विधायक रह चुकी हैं। भव्य की उम्र 31 साल है। हाल ही में भव्य की शादी राजस्थान के IAS ऑफिसर परी बिश्नोई से हुई है। भव्य बिश्नोई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में मास्टर्स की डिग्री की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भव्य बिश्नोई समकालीन भारत में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की है। भव्य बिश्नोई का परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले ही भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आ गए। बीजेपी की ही टिकट पर भव्य ने आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। इस बार भी उन्हें आदमपुर विधानसभा से टिकट मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। महेश, भव्य के सियासी सफर की अब बात करेंगे कि आखिर भव्य का जो सियासी सफर है वो क्या कुछ कहता है, कितनी प्रबल दावेदारी भव्य की मानी जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो भव्य बिश्नोई के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि पवन खारिया का वोटिंग जो परसेंटेज है वो कितना निकलकर सामने आया, और उसके बाद एक जो इलाहाबादी है उनका भी वोटिंग परसेंटेज ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो भव्य बिश्नोई या बिश्नोई परिवार के अलावा कोई विकल्प है नहीं। और पहले जैसे जमानत जब्त होती रही, अगर किसी अन्य को टिकट दिया भी तो जमानत जब्त हो जाएगी, तो ऐसे में कोई मुकाबले की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर बिश्नोई परिवार ही एकमात्र सहारा भारतीय जनता पार्टी का है, और भव्य बिश्नोई को टिकट देने के अलावा बीजेपी के पास तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं। देवेंद्र, सियासी अनुभव की बात करें तो भव्य की उम्र 31 साल है। फिलहाल वो बीजेपी के विधायक भी हैं। अब सवाल ये कि जो दावेदारी है, जो ओपिनियन पोल्स में भी पब्लिक पसंद कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से भव्य की दावेदारी को पार्टी क्या सिरे चढ़ाएगी? क्योंकि जो उम्मीद थी कुलदीप बिश्नोई को कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट मिलेगा, नहीं मिला, क्या इस बार पार्टी वो गलती नहीं करना चाहेगी? क्या कुछ लग रहा है उनकी दावेदारी को लेकर, उनकी सियासत को लेकर? देखिए सौरभ, भव्य बिश्नोई मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। करीब 1 साल उनको हो गया। हालांकि चुनाव लड़ते टाइम ये भी कहा गया था, जब उनका चुनाव था
उपचुनाव हुआ था कुलदीप बिश्नोई के पद यहां से इस्तीफा देने के बाद कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री तो नहीं बनाए गए, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव आ गए। ये बिल्कुल तय लगता है मेरी समझ के हिसाब से भव्य बिश्नोई ही यहां से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। एक तो 74% से ज्यादा इनकी चॉइस है, इनके मुकाबले कोई है भी नहीं। फिर वही परिवार जो इस सीट पर राज करता है, और कुलदीप बिश्नोई भी चाहेंगे, उनका बड़ा बेटा है, वो स्थापित हुआ है, अभी शुरुआत है उसकी, उसको जाके लंबी पारी खेली। और वैसे भी इंटेलिजेंट कहा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है भव्य बिश्नोई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपर रहा है, विदेश से पढ़ाई की है, सिंसियर भी है। जैसे इसके हाव भाव मैंने देखा, जब कुछ 2-3 बार इनके पानीपत आना हुआ, लेकिन बहुत सिंसियर किस्म का लड़का है। अभी राइजिंग सन है ये एक तरह से। और अब कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी चाहेगी कि भव्य बिश्नोई को ही लड़ाया जाए। और कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़े बड़े पदों पर सांसद रह चुके हैं, ख्वाहिश पाले हुए हैं सीएम की। भले ही सीएम नहीं बन पाए, लेकिन वो सपना उनका आज भी मेरे को लगता है जिंदा है। और भव्य बिश्नोई, मेरे को लगता है भव्य बिश्नोई संभावित उम्मीदवार है। लेकिन विपक्ष का कौन आता है, क्या चॉइस होगी, सिलेक्शन किसकी होगी, क्या विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस इस सीट पर चुनौती दे पाएगी बीजेपी को, देखना सिर्फ यही है। लेकिन अभी एक तरफा लगता है कि एक तरफा छत्र जो है, एक तरफा राज जो है आदमपुर पर बिश्नोई परिवार का दिख रहा है। वीरेन जी, जो भव्य बिश्नोई लोगों की ज्यादा पसंद बन रहे हैं, और वजह क्या है कि दादा उनके इस क्षेत्र में रहे हैं, दमदार पकड़ उनकी रही है, और कुलदीप बिश्नोई उनके पिता की भी एक जबरदस्त पकड़ इस इलाके में देखने को मिलती रही है। क्या ये मान लिया जाए कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार फिलहाल भव्य है बीजेपी के पास? देखिए, पहले कभी समय था का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता है, आपके सर्वे से स्पष्ट हो रहा है। पवन खारिया पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी ज्यादा कोई लोकप्रियता दिखाई दे नहीं रही है। तो ये देखा जाए कि इस समय कांग्रेस के टिकट के जो दावेदार है, 42 लोगों ने वहां से आवेदन किया है। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस की भी वहां पर काफी मांग है, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जोरदार टक्कर देंगे। और भव्य बिश्नोई की निश्चित रूप से युवा विधायक है। देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद थी, अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया, फिर उन्हें प्रदेश प्रभारी बनाया गया युवा मोर्चा का। और अब देखिए, उनका भविष्य उज्जवल है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पार्टी में उनका मान सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, और उनकी क्षमता भी है। लेकिन कांग्रेस में इस बार पहली बार हो रहा है कि वहां कांग्रेस के टिकट के 42 दावेदार हैं जो टिकट के चाहवान है, और कांग्रेस से उनको जबरदस्त चुनौती मिल रही है भव्य बिश्नोई को। इसलिए इस बार मुकाबला आदमपुर में इतना सरल नहीं होगा। कांग्रेस की उम्मीदवार क्या है, कांग्रेस को पब्लिक किस तरह से चाहती है, ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। संभावित उम्मीदवार प्रदीप बेनीवाल 40.18% के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। आशीष गुदारा 39.29% के साथ दूसरे नंबर पर। सतबीर डूडी 13.32% के साथ तीसरे नंबर पर, और रमेश बेनीवाल 7.14% के साथ चौथे नंबर पर बने हुए हैं। यानी कि प्रदीप बेनीवाल लोगों की पसंद अभी भी सबसे ज्यादा है। प्रदीप बेनीवाल का सियासी सफर कैसा रहा है, एक नजर रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस नेता प्रदीप बेनीवाल 3 दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रदीप बेनीवाल का परिवार भी 2 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ है। इसने साल 2000 से अब तक हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव में आदमपुर हलके में सक्रिय रूप से काम किया, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरा योगदान दिया है। इनके पिता लगातार 3 बार ब्लॉक समिति आदमपुर के चेयरमैन रहे, साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर 50 सालों तक आदमपुर हलके के विकास में अहम योगदान दिया। वहीं पत्नी प्रवीण बिश्नोई 2005 से 2010 तक जिला पार्षद रहीं, साथ ही महिलाओं की जुड़ी कई संस्थाओं में भी काम किया। प्रदीप बेनीवाल व्यापार मंडल आदमपुर के 2020 तक संरक्षक पद पर रहे, मंडी उपाध्यक्ष के पद पर 2011 से 2014 तक रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे आदमपुर हलके में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया, जिसमें परिणाम पार्टी के पक्ष में रहा। 2022 में हुए उपचुनाव में पार्टी इसी हलके से 16,000 वोटों से पीछे रही थी, और इस लोकसभा चुनाव में लगभग 7,000 वोटों से विजयी रही। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आदमपुर के सभी गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हरियाणा में मुख्य रूप से भाग लिया। आदमपुर विधानसभा में 180 बूथों पर बूथ कमेटी का गठन किया। घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम के तहत आदमपुर विधानसभा के हर घर में पार्टी की नीतियों को पहुंचाया। इसलिए इस बार आदमपुर सीट से अपने आप को उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। इलेक्शन डेस्क,
टोटल न्यूज। कांग्रेस के दूसरे संभावित उम्मीदवार आशीष गोदारा, उनकी अगर फीसदी की बात की जाए तो 39.2% के साथ वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। उनकी सियासत क्या कहती है, आदमपुर में उनकी कितनी पकड़ है और किस तरीके का उनका राजनीतिक और सियासी सफर रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आशीष गोदारा राजनीति में एक बड़ा नाम है। आशीष गोदारा 31 साल से राजनीति में अपनी सेवा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी पकड़ मजबूत है। आशीष गोदारा पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। फिलहाल आशीष गोदारा जिला परिषद हिसार के सदस्य हैं। छात्र संघ राजकीय महाविद्यालय हिसार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले 9 सालों से नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खेल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, खेल प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है। मौजूदा स्थिति के अंदर गांव के लोगों ने मुझ पे भरोसा करके जिला परिषद का सदस्य बनाया हुआ। जब जिला परिषद का मैं सदस्य बना तो लोगों के बीच में जाकर पता चला कि कितनी समस्याएं हमारी। पूरा क्षेत्र खेतीबाड़ी पर आधारित है। पानी की बड़ी भारी समस्या है। बच्चों की शिक्षा की बड़ी भारी है। अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। हमारे इधर के क्षेत्र को कुलदीप जी ने लाइन पार की संज्ञा दी हुई है। वो हम पे भरोसा ही नहीं करते, हमारे विकास की बात ही नहीं करते। तो अगर हमारे क्षेत्र की कोई बात नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ क्षेत्र की बननी पड़ेगी। उन बुजुर्गों के स्वास्थ्य की, उन माताओं बहनों के स्वास्थ्य की, हमारी बेटियों की शिक्षा की, उनकी हर व्यवस्था को दुरुस्त करने की, उस पर नज़र रखने की जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की। अगर वो उस पर खरा नहीं उतरते तो मुझे इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जनता की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अलग गांवों में चिकित्सा शिविर लगाए। करीब 100 ग्रामीणों की आंखों का ऑपरेशन करवाया। पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। हनुमान मंदिर के सामने चौक का विकास, गांव डोबी के अंबेडकर नगर में आश्रय विकास, बांडाहेड़ी गांव का विकास, पक्षियों और जानवरों के लिए गांव चोली कला में जलकुंड भी बनवाया। और मुझे लगता है हमारा क्षेत्र सब हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमारा हक बनता है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा और इसको राजनीतिक रूप से जो गुलामी है इससे मुक्त करवाने का काम करवाएंगे। ये सबसे जरूरी है। हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, ऊपर से उसको संज्ञा भी लाइन पार की दी जाती है। आशीष कुमार अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आदमपुर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजनीतिक सेवा और सामुदायिक भागीदारी के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। अब महेश, प्रदीप बेनीवाल और आशीष गोदारा, दो नाम और उनकी चर्चा यूं क्योंकि दोनों के वोट परसेंटेज और पब्लिक के बीच में जो पसंद है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। पार्टी किस तरह से इसे देखेगी, दोनों की दावेदारी किस तरह से देखी जाए? देखिए, साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर नहीं है। दरअसल ये पार्टी को मजबूती कहां मिली? जब बाई इलेक्शन आया, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उसके बाद जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा गया और जयप्रकाश ने इस आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीन को मजबूत कर दिया। उम्मीद, संभावनाएं, आशंकाएं यही जाहिर की जा रही थी कि अगला जो विधानसभा चुनाव है वो जयप्रकाश ही आदमपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव बीच में आ गया और लोकसभा को लेकर भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में जेपी से मजबूत कोई चेहरा इस इलाके में नहीं मिला। इसी वजह से जयप्रकाश को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया। अब यहां पर जो बड़ी संख्या संभावित उम्मीदवारों की नजर आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि यहां पर जमीन जो है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की वो मजबूत कर दी गई है। जेपी ये मेहनत कर चुके हैं और खास कर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में दो ही तरह के वोटर्स हैं, या तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के समर्थक या उनके विरोधी। और यही वजह कि किसी भी अरे गहरे को भी अगर सामने उतार दिया जाता है तो अच्छा
अच्छी खासी जो वोट है वो उसे हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर जो एंटी भजनलाल वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी की लहर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, एंटी इनकमेंसी का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जो भजनलाल परिवार को दिया जाना चाहिए था पार्टी की तरफ से वो नहीं मिला। इस वजह से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के समर्थक भी यहाँ पर उतने खुश भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं है, जिसका जो एक बानगी है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली है। तो भजनलाल समर्थक भी बीजेपी से खुश नहीं है और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात की जाए तो एंटी इनकमेंसी के सारे जो मेहनत पहले से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में की जा चुकी है उसके सारे ये मैं कह सकता हूं कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिर चाहे प्रदीप बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा जाए या फिर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर उभरे हैं आशीष गोदारा उर्फ कुकी, जो कि जमीन पर मेहनत इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और युवाओं को बेहतरीन तरीके से अपने साथ जोड़ने का काम आशीष गोदारा उर्फ कुकी कर रहे हैं। तो दोनों ही बड़े चेहरे हैं और पार्टी को तय करना कि किसके साथ जाएंगे। प्रदीप बेनीवाल के साथ बिश्नोई वोटर्स का साथ है और यहाँ पर जिक्र किया जाए आशीष गोदारा उर्फ कुकी तो जाट वोटर्स की पहली पसंद यहाँ पर आशीष गोदारा उर्फ कुकी हो सकते हैं। देवेंद्र, दोनों की दावेदारी को पार्टी किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, सियासी हालात तो आदमपुर में बदले हुए लग रहे हैं। जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, जब चौधरी भजनलाल का परिवार कांग्रेस के था, 5 बार मुख्यमंत्री रहे भजनलाल, उनके बाद कुलदीप बिश्नोई है, पूरा परिवार जसमा देवी बने या भव्य बिश्नोई है, पूरा एक छत्र राज रहा है आदमपुर में कांग्रेस का। लेकिन अब चूंकि ये परिवार इनको बीजेपी में शरण लेनी पड़ी तो मेरे को लगता है इस वजह से भी कुछ लोग शायद दूर हो गए हो। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के जो तैयार नेता लग रहे हैं, टिकट के दावेदार लग रहे हैं, दोनों मजबूत लग रहे हैं, उनकी दलीलों से भी लग रहा है कि जोरदार टक्कर देने में वो सक्षम है। तो लिहाजा यहां मुकाबला अब एक तरफा होने वाला नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, एक तरफ प्रदीप बेनीवाल 3 दशक से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और एक तरफ 50 साल की जो राजनीतिक गुलामी की बात आशीष गोदारा कर रहे हैं, दोनों की दावेदारी किस तरह से देखी जाए, कितनी मजबूत? देखिए, कांग्रेस से मुकाबला जो है प्रदीप बेनीवाल और आशीष गोदारा में है। देखिए, जो प्रदीप बेनीवाल है वो पोखरमल के सबसे छोटे बेटे हैं। देखिए, ये क्या अजीब संयोग है कि पोखरमल और भजनलाल जी तो एक ही साथ ही थे, वो एक ही मकान में रहते थे और कुलदीप बिश्नोई का जन्म और प्रदीप बेनीवाल का जन्म एक ही मकान में हुआ है। भाई, इनका कारोबार भी इकट्ठा था। भजनलाल जी प्रदेश की राजनीति देखते थे और पोखरमल जी आदमपुर की। तो अब ये दोनों परिवार अलग अलग हो गए। तो इसलिए देखिए 1996 में पोखरमल का निधन हो गया और 2011 में भजनलाल जी का। तो अब ये दोनों परिवार ही आमने सामने हैं और ये बात स्थानीय उम्मीदवार है उसका एक पलड़ा भारी रहेगा। प्रदीप बेनीवाल और आशीष गोदारा में ही मुकाबला है। कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक को ही टिकट देगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पार्टी किसको चुनती है और टिकट के दावेदारी में कौन पास होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।